हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। जैसे कि हमने आपसे कहा था, आज हम इंडियन पॉलिटी क्लास देखेंगे। तो इंडियन पॉलिटी की एक क्लास पहले ही आ चुकी है, जिसमें दो टॉपिक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा। और उन दो टॉपिकों से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी हम पहले ही देख चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो आज देखते हैं इंडियन पॉलिटी के क्लास 2, जिसमें हम तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना, संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब किस देश से, किस जगह से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है, और संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। सारे फैक्ट हम बढ़िया से कवर करने वाले हैं। कोई अगर सवाल छूट जाता है तो वो सारे सवाल हम जब इसका अगले दिन, जब एमसीक्यू लगाएंगे अगले दिन, यानी कल हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो लगातार सेशन आपने देखने हैं। अजय रावत की जो हमारी सीरीज चली है वो भी देखें। उत्तराखंड वन लाइनर और हिंदी की सामान्य एमसीक्यू सीरीज जो चलती है उसको ज़रूर देखें। और अपने राय मशवरा ज़रूर लिखें, आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और ध्यान दें, सारे टॉपिक उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हमारी जीएस पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। जैसे उत्तराखंड ट्रिपल एससी हो सकता है, रेलवे की जो परीक्षा एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, उत्तराखंड ज्ञान में जीवन। और इसी चैनल से आपको हमारे जितने भी लेक्चर हम लेते हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका नाम उत्तराखंड ज्ञान में जीवन है। तो लगातार बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। और क्लास की टाइमिंग आप जानते हैं, शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है हमारी। लाइव ज़रूर जुड़ें। अगर किसी कारणवश लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में भी आप आराम से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, दो टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उद्देश्य प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने रखा था। इस बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो उसकी तरफ न जाते हुए हम आज के नोट्स पर फोकस करेंगे। उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ध्यान देना आपने। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। मतलब हमारे संविधान का आईना मानिए प्रस्तावना को आप। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि भारत के संविधान में आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, किन किन चीज़ों की, किन किन मूल अधिकारों की, किन किन मूल कर्तव्यों की, किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, वो सारे पॉइंट आपको दिखेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और राष्ट्र की अखंडता। इसी पंथ निरपेक्ष को कुछ लोग धर्म निरपेक्ष भी पढ़ते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा गया है। उसकी जगह पे जो शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है। यानी भारत सरकार किसी भी धर्म को विशेष रूप से मान्यता नहीं देगी। सब अपने धर्म को पालन करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। बेरुवाड़ीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। केशवानंद भारतीवाद 1973 बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। देखिए, बेरुवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद में इसका उलट उलट फैसला सुनाया गया है। क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। अगला देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य यानी रिपब्लिक है। अर्थात रिपब्लिक का क्या अर्थ है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि अनुवांशिक होगा।
अगला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना होना है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ भारत का अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे, जो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ भारत सरकार किसी भी विदेशी प्रभाव सत्ता नियंत्रण से सदैव मुक्त रहेगी, यानी हम अपने फैसले, अपनी विदेश नीति, जो भी नीति है वो खुद बनाएंगे, हम किसी पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रस्तावना वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हमने समाप्त किए। अब देखते हैं संविधान के स्रोत। अब किन किन देशों से क्या क्या लिया है, किन किन स्रोतों से हमारा संविधान प्रभावित है, वो सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखता है। संविधान में अपनाई गई संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, स्पीकर एवं विधि निर्माण प्रक्रिया आदि प्रावधान कहाँ से लिए हमने? ब्रिटेन से लिए हैं। अगला पॉइंट, अमेरिका से क्या क्या लिए हैं देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, वहाँ से प्रेरित है। और इनको हमने अपने समाज के माध्यम से, यानी जिस प्रकार का हमारा समाज है, जिस प्रकार का हमारा कल्चर है, उसी हिसाब से इनको ढाला है। अगला पॉइंट देखते हैं, मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। आपातकाल संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, प्रस्तावना की भाषा आदि प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। संघात्मक शासन एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। जबकि आयरलैंड से क्या क्या लिए गए वो पॉइंट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये प्रावधान हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान रखें। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कथन फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के टैगलाइन थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब चलते हैं आज के तीसरे टॉपिक की तरफ, संविधान की अनुसूचियों की तरफ। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी जो 4 अतिरिक्त हमने जोड़ी हैं उनके लिए हमने क्या किया है, संविधान संशोधन किया है। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं अलग अलग अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया। तो पहली अनुसूची में भारतीय संघ के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये जो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। इसमें भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश आदि के वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। ध्यान दें, राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन भत्तों के लिए उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया गया, न कि वेतन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनके लिए वेतन शब्द का प्रयोग न करके उपलब्धि किया गया, यानी जिस पद पे वे हैं उसकी उपलब्धि के लिए इनको ये दिया जा रहा है, यानी वेतन दिया जा रहा है। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। इसमें क्या है, भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है, अनुसूची 3 में है। अगला कुछ पॉइंट, इसके कुछ अपवाद देखते हैं, या किन किन व्यक्तियों की शपथ कहाँ कहाँ दी गई है। जैसे अनुसूची 3 के अलावा भारत के राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में, जबकि राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में उल्लेखित है। 159 याद रखें। अब देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। 3 अनुसूचियां हमारी निपट चुकी हैं। चौथी अनुसूची में राज्य व संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है।
छठी अनुसूची में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में राज्यों व केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो वो 3 सूचियों के नाम क्या हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो भी विषय होंगे कानून बनाएगी भारत सरकार। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, यानी उसे अपर हैंड होगा। आप ये ध्यान दें। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में ये 14 भाषाएं थी। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये आपने याद रखना है। अब इनको किस प्रकार से जोड़ा गया ये हम देखेंगे। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951, देखिए अभी हमने देखा था कि जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो ये कब कब और किस प्रकार जोड़ी गई वही पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, जिसमें संपत्ति अधिग्रहण संबंधी प्रावधान है और तमिलनाडु राज्य का आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शामिल है। अगला पॉइंट देखते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके तहत दल बदल कानूनों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में देखते हैं। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जबकि 12वीं अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत शहरी प्रशासन या नगरीय प्रशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संविधान की अनुसूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य जानकारियाँ भी हैं, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। और जो अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो भाषाओं वाला पोर्शन था हमारा, 14 भाषाएं थी जब मूल संविधान था, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो उनसे रिलेटेड फैक्ट भी हम कवर करने वाले हैं। तो संघ सूची के संबंध में केवल केंद्र, देखिए जो मैंने बताया था वही पॉइंट यहाँ पर है, केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मूल संविधान में केवल 97 विषय थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन वर्तमान में इन विषयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 100 हो गई। अब इसके तहत आने वाले कुछ विषय देख लेते हैं, जैसे रक्षा, विदेश, बैंकिंग, रेलवे, सशस्त्र बल, वायुमार्ग, जनगणना, निर्वाचन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, सीमा शुल्क आदि। ये सारी चीज़ें भारत सरकार या संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इन पर कानून बनाएगी भारत सरकार। अब देखते हैं, राज्य सूची के संबंध में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्र हित के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके तहत राज्य सूची के तहत मूल संविधान में 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो सुनना है, लगातार पढ़ना है। एक बात आप याद रखनी है आपने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो लगातार लगे रहना है। परीक्षाएं अगर अच्छी नहीं हो पाई हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची के प्रमुख विषय स्थानीय शासन, पुलिस, सड़कें, यानी राज्य सूची के अंतर्गत जो जो विषय शामिल हैं उनके बारे में हम देखते हैं। स्थानीय शासन, पुलिस, सड़कें, भूमि, कृषि एवं सिंचाई, राज्य लोक सेवा आयोग, बिक्री कर आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम समवर्ती सूची की तरफ। समवर्ती सूची के संबंध में राज्य व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके तहत मूल संविधान में 47 विषय यानी 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में ये विषय बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यानी इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय देखते हैं, जैसे परिवार नियोजन, विवाह विच्छेद यानी तलाक से रिलेटेड, जनसंख्या नियंत्रण,
देखिए, जनगणना भारत सरकार यानी संघ सूची के अंतर्गत था। जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची के अंतर्गत है। विद्युत, बाट और माप, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र और दंड विधि आदि सब है संवर्ती सूची के अंतर्गत। अब अभी हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे भाषाएं कितनी थी, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। तो बाकी 8 भाषाएं कैसे कैसे कब कब जोड़ी गई होंगी, वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो 3 संविधान संशोधन हैं, काफ़ी सरल हैं। पहला 21वां है, अगला 71 है। 21 और 71 को मैं जोड़ता हूँ तो 92 आता है। तो 3 संविधान संशोधनों के तहत 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहला 21वां, उसके बाद 71वां, फिर 92वां। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं डेली बताता हूँ। आपने क्या करना है, सेशन पसंद आता है तो लाइक करना है, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकेंगे, जिससे हमारा परिवार बड़ा होगा, और कुछ नहीं। अगला देखते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। NM के नमक करके आप इसको याद रख सकते हैं। N से हो गया नेपाली, M से हो गया मणिपुरी, और K से हो गया कोंकणी। KMN करके भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, इनको याद करना है आपने। अगला देखते हैं, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 22 हो गई। इन भाषाओं को भी आप एक शब्द से याद रख सकते हैं। कंप्यूटर का एक शब्द है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो D से क्या है, डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली, S से संथाली। अगला पॉइंट देखते हैं, 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 8वीं अनुसूची में एक भाषा है हमारी उड़िया, उसका नाम बदल दिया हमने, ओडिया रख दिया उसका नाम। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला देखते हैं, 11 जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा करने संबंधी निर्णय दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसी के साथ आज का हमारा पॉलिटी की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 3 टॉपिक आज हमने कवर करे हैं, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत और संविधान की अनुसूचियाँ। इससे पहले दो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके MCQ भी लगा चुके हैं। तो अगले दिन हम क्या करेंगे, अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो इन्हीं टॉपिकों का हम देखेंगे MCQ। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आपने क्या करना है, आप जानते हैं, लाइक और शेयर करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।